नमस्ते दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आपका। तो आज हम पॉलिटी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अथवा अपने संविधान से संबंधित कुछ जरूरी जानकारी जानेंगे जो मैं आपको दूंगी। तो चलिए ले चलती हूँ मैं आपको आगे। सबसे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस के संबंध में बात करूंगी, जैसे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। इससे सभी परिचित हैं आप कि 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, हम स्वतंत्र हुए थे, इसलिए हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद 26 नवंबर संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए हम 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, हम गणतंत्र हुए थे, इसलिए गणतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारा भारत बना था, भारत देश, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये तो महत्वपूर्ण दिवस हुए। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया था तो 26 जनवरी को संविधान लागू क्यों हुआ। बस यही बात मैं आपसे करने वाली हूँ। 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे क्या कारण है, अगर हमें इसे समझना है तो इससे थोड़ा पीछे जाना होगा। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। हमें जाना होगा दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। ये अधिवेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है। इस अधिवेशन में दो मुख्य बातों पर वोटिंग चल रही थी। वो दो मुख्य बातें कौन कौन सी थी। एक तो पहली मुख्य बात थी कि पहली वोटिंग हो रही थी कि भारत को डोमिनियन स्टेटस, राज्य का दर्जा स्वीकार कर लेना चाहिए। डोमिनियन स्टेटस से तात्पर्य ये है दोस्तों कि भारत पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होगा, कुछ हद तक स्वतंत्र होगा और अभी भी ब्रिटिश के आधिपत्य में रहेगा, ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में कार्य करेगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे जो मोतीलाल नेहरू जी, वो भी इसका समर्थन कर रहे थे, इस बात का। और दूसरी जो मुख्य बात थी जिस पर वोटिंग हो रही थी वो थी कि भारत को पूर्ण स्वराज का दर्जा दिया जाए और पूर्ण स्वराज घोषित किया जाए। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जी और बाल गंगाधर तिलक जी, ये तीनों लोग समर्थक थे। और बाकी जो वोटिंग हुई उसमें भारी बहुमत किसे मिला, दूसरी वाली मुख्य बात को, यानी कि पूर्ण स्वराज वाली बात को, उसको बहुमत मिला। और ये तय हुआ कि हम एक दिन अपना अगले माह एक दिन ऐसा दिन निर्धारित करेंगे, ऐसी तारीख निर्धारित करेंगे जिसे हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। तो जब दिसंबर 1929 में ये तय हो गया तो जनवरी के आखिरी रविवार को तय किया गया कि जनवरी के आखिरी रविवार को जो भी तारीख होगी उस तारीख को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, अपना पहला पूर्ण स्वराज दिवस। तो याद रखिएगा, जनवरी 1930 में आखिरी रविवार पड़ा था 26 जनवरी को, उसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस, पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। अब ये तारीख यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाती है 1930 से। 26 जनवरी की जो तारीख थी वो 1930 से महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जब संविधान हमारा निर्मित हो गया 26 नवंबर को, तो जवाहरलाल नेहरू जी भी सभा के सदस्य थे, तो उन्होंने कहा कि हमें अपनी 26 जनवरी की तारीख को हमेशा यादगार रखना है, तो हम अपने संविधान को आज लागू ना करके ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी के दिन लागू करेंगे, ताकि हमारी ये तारीख हमेशा के लिए अमर रहे और इसे हम हमेशा याद करते रहें और एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाएं। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान तैयार हो जाने के बावजूद भी 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, पूर्ण स्वराज दिवस की तारीख की महत्वता के कारण। ठीक है, तो ये अंतर क्लियर हुआ। अब जब मैंने संविधान की बात कर ली है तो संविधान सभा की बात कर लेती हूँ और थोड़ी सी और जानकारी आपको दे देती हूँ। संविधान सभा की पहली बार मांग किसने की थी, तो आपको याद रखना है कि एम.एन. रॉय जी ने 1934 में पहली बार कहा था कि हमारे देश के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ये पहली बार विचार उन्होंने दिया था, पहली बार बात करी थी। जबकि आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत हुआ था। जुलाई से प्रक्रिया शुरू हो गई थी और नवम्बर तक संविधान सभा निर्मित हो चुकी थी, जिसमें 389 सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। संविधान सभा निर्मित होने के बाद संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और
इस दिन संविधान सभा में उपस्थित सबसे वरिष्ठतम सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा जी, जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे सभा के, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का। 9 दिसंबर को पहली बैठक के दौरान सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, फिर 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जिसे हम हमारे देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं, उन्हें चुना गया स्थायी अध्यक्ष के रूप में। तो याद रखना है आपको कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक के दौरान सच्चिदानंद सिन्हा जी जो चुने गए थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, परमानेंट नहीं थे, जबकि स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दूसरी बैठक में चुना गया था, जो कि 11 दिसंबर को हुई थी। इसके बाद अब आप ये भी जान लीजिए कि अध्यक्ष की बात तो हमने जान ली, उपाध्यक्ष के बारे में जान लीजिए। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष के बारे में जनरली जो सबको नाम याद होता है वो एच.सी. मुखर्जी का नाम याद होता है, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि एच.सी. मुखर्जी के साथ साथ वी.टी. कृष्णम आचार्य जी भी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो ये 2 लोगों के नाम आप याद रखेंगे संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं और बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जिन्होंने संविधान निर्माण में अपनी भूमिका निभाई, वो थे संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव जी। ये बहुत ही अनुभवी और बहुत ही कानून के ज्ञाता व्यक्ति थे। इन्होंने अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा, उससे जो जरूरी था, जो भी उन्हें जरूरी लगा, वो अपने संविधान में उन्होंने ऐड करने के लिए सुझाव दिया और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बी.एन. राव जी संवैधानिक सलाहकार के रूप में आप याद रखेंगे। अब मैं संविधान की बात करूं और बाबा साहेब की बात ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो लीजिए, संविधान के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में भी आप जानिए कि उनकी संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ है। तो संविधान निर्माण के लिए 22 समितियां गठित की गई थी, अलग अलग समितियां अलग अलग कार्य के लिए गठित की गई थी, जिनमें से एक सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति। संविधान का प्रारूप, संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए इस समिति को निर्मित किया गया था, जो कि सबसे प्रमुख समितियों में से एक है। इसका निर्माण हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसमें 7 सदस्य थे, जिनमें अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और 6 अन्य सदस्य थे। तो प्रारूप समिति को संविधान का प्रारूप तैयार करना था। अक्टूबर 1947 में इस समिति ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया और लगभग 2-3-4 माह के अंदर फरवरी 1948, 21 फरवरी 1948 को इन्होंने अपना पूरा कार्य करके फाइनल ड्राफ्ट संविधान सभा को सौंप दिया। अंतिम प्रारूप संविधान सभा को सौंप दिया इन्होंने, बी.आर. अम्बेडकर जी ने। अब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, मैंने आपको बताया, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। इस बीच कितना समय लगा? तो ये आप याद रखेंगे कि 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था हमारे संविधान को निर्मित होने में। जब भी हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान के भाग, अनुसूचियां और आर्टिकल्स की बात अवश्य आती है। तो जब हमारा संविधान निर्मित हुआ था उस समय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में बढ़कर 25 भाग, 470 से भी अधिक आर्टिकल्स और 12 अनुसूचियां हो गए हैं। ये भी आप याद रखेंगे, दोनों का ये जब निर्मित हुआ था तब और ये वर्तमान की बात है। अब एक बात और याद रखिए, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि संविधान सभा जब निर्मित हुई तो संविधान तैयार करने तक 11 बैठकें हुई थी, लेकिन संविधान की एक आखिरी बैठक भी हुई थी 24 जनवरी 1950 को, जब संविधान में आखिरी हस्ताक्षर करने थे सदस्यों को। शुरुआत में जब सदस्य चुने गए थे तो उनकी संख्या 389 थी। चूंकि इसी बीच भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था और आधे सदस्य नहीं रह गए थे भारत में, तो जब अंतिम रूप से साइन किए तो 389 सदस्यों ने नहीं, 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान में हस्ताक्षर किए थे। तो ये संख्या कम हो गई थी, आपको ये भी याद रखना है। और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक रखी गई थी सिर्फ हस्ताक्षर करने के लिए, और 26 जनवरी को लागू कर दिया गया था। ये तो बात हुई हमारे संविधान के निर्माण से लेकर लागू होने तक। 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 के बीच का समय मैं आपको बता चुकी हूँ, 2 साल 11 महीने 18 दिन। इस बीच में लगभग खर्च कितना हुआ, तो ये आपके सामने राशि लिखी हुई, 34 लाख के अराउंड खर्च हुए थे रुपए संविधान निर्माण में। अब एक छोटी सी जानकारी और अंत में आप ले लीजिए, फिर मैं आपको अलविदा कहती हूँ। तो देखिए, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं ये और मैं आपको बता देती हूँ। 14 सितंबर 1949 को बैठक में हमारी हिंदी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में देवनागरी लिपि सहित स्वीकार किया गया था। 14 सितंबर को 1949 को एक बैठक हुई जिसमें राष्ट्रभाषा के संबंध में डिबेट चल रही थी और एक महोदय थे आर.वी. धुलेकर जी। इन्हें अपने
वक्तव्य रखना था राष्ट्रभाषा के संबंध में, अपने भाषण देना था, अपना पक्ष रखना था। तो जब इन्होंने अपनी बात रखना प्रारंभ की तो इन्होंने हिंदी भाषा में बोलना प्रारंभ किया। इसी बात पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने टोकते हुए कहा कि यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को जरूरी नहीं है कि हिंदी भाषा समझ आए, आपका भाषण समझ आए। तो इस बात पर आरबी धुलेकर जी थोड़ा सा क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हिंदुस्तान में रहता है उसे हिंदी ना आए तो उसे हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। इस तरह इन्होंने हिंदी के महत्व पर उसी दिन बात करी और उसी दिन हमने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, जबकि 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। तो बताइए कैसी लगी आपको ये जानकारी हमारे संविधान के संबंध में। इसमें से कितनी जानकारी आपको पता थी और कितनी नहीं, ये आप मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।